ओके, अच्छा, तो टुडे इज आवर अकाउंट्स बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लास, है ना। तो जिसमें हम लोग अकाउंट्स का जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स है उसको बिल्डअप कर रहे हैं, है ना। तो उसको बिल्ड भी कर रहे हैं, वो काफ़ी वाइटल भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मतलब इतना हम लोग ज़रूर समझे हैं इतना दिन से बेसिक थ्योरी का क्लास करके। मैं जितना फील कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ कि आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आ रहा है कि सर अकाउंट्स का जो कहानी है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो शायद ये थ्योरेटिकल एरिया जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये एजम्पशंस ऑल्सो, वो आपको क्लियर कर रहा है कि बेसिकली अकाउंट्स का काम क्या है, अकाउंट्स किस तरह से काम करते हैं, उसका एक्चुअल यूज़ किस तरह से हो रहा है। अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली अकाउंट्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर। रियल लाइफ में आपको अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बट पॉइंट है कि आप सॉल्व करेंगे दैट्स ओके, बट वाई, क्यों अकाउंट्स को करना है, उसका जवाब शायद आपको, मतलब वाई का आंसर भी आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं। एंड उसके बाद अकाउंट्स को सॉल्व करने के बाद उससे क्या एनालिसिस निकलते हैं, वो भी आपको यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है आपको। तो चलो मैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो एरिया चल रहा था, जिसमें 12 प्रिंसिपल्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैं उसी में आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा आज, ठीक है। और कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा अकाउंटिंग एजम्पशंस को, और 12 प्रिंसिपल्स में से जितना प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। जैसे मतलब जो कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस में, आप देख सकते हो यहाँ पर करीब 12 के आसपास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिसमें आपको यहाँ पर याद होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। याद है सर? सबको पूछना चाहूँगा कि सब अलग अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद ज़रूर होगा, थोड़ा बहुत क्यों, पूरा ही याद रहना चाहिए। अगर घर में रिवाइज किए होंगे तो याद ज़रूर रहेगा, है ना। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिसके ऊपर डिपेंड करके अकाउंट्स को बिल्डअप किया गया है। तो उसमें से अप टू कॉस्ट एंड ऑल्सो रियलाइजेशन तक कर लिए थे ना। हेलो, रियलाइजेशन तक हम लोगों का हो गया था पूरा का पूरा डिटेल्स, एम आई तो सर राइट? रियलाइजेशन सर बाकी है। रियलाइजेशन बाकी ছিল, ओके, रियलाइजेशन बाकी रियलाइजेशन ছিল। सर कॉस्ट हो गया था, कॉस्ट तक। कॉस्ट हो गया था, वेरी गुड सर, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है। तो रियलाइजेशन से लेके बाकी पार्ट जो है वो आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं आपको डिस्कशंस को आगे बढ़ाता हूँ। मैचिंग हो गया था, कॉस्ट हो गया था, गोइंग कंसर्न हो गया था, रियलाइजेशन से होगा। ओके, रियलाइजेशंस को पढ़ने से पहले, रियलाइजेशंस को समझने से पहले आपको मैं एक बार कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। रोशनी गुड मॉर्निंग, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो 12 कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी कॉन्सेप्ट में से ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट था वो तो हो गया था, मैं उसको एक बार रिकॉल करूँगा बिकॉज दिस इज़ वेरी कनेक्टेड विद द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो एक बार पहले कॉस्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वापस रिकॉल कर लेते हैं, एंड फिर हम लोग रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं। तो एक बार अगर आप रिकॉल गुड करो मॉर्निंग कि, सर। गुड मॉर्निंग रोशनी। तो अगर आप रिकॉल करो तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब सर पुराना, हाँ, मतलब हिस्ट्री मतलब क्या है सर? हिस्ट्री मतलब जो पहले हो गया है, ठीक है, जिसके बारे में जो काम पहले हो चुका है, दैट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको हम लोग इसको एक्विजिशंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग आज से, आप ही पूछो ना, आपके घर में पूछो, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, ओके, आस्क योर फादर, आस्क योर ग्रैंड फादर इफ हैव, तो जस्ट उनको पूछो एक बार जाके कि दादाजी या पापा, कि भाई हम लोग का जो ये घर है, जिस घर में आप रहते हो, अगर आपका खुद का है, तो आप जस्ट उनको पूछो जहाँ पर भी है, मतलब अगर गांव में है तो गांव में, शहर में है तो शहर में, सिटी में है तो सिटी में, जहाँ भी जाके पूछो कि वो उनको जस्ट जस्ट पूछना कि कितना दाम में आपने ये घर खरीदा था, या फिर कितना दाम पे आपने ये ज़मीन परचेज किया था। कभी पूछे हो क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी पूछे हो अपने पेरेंट्स से कि कितना दाम पे, कभी इतने, इसका कितना दाम पे आपने खरीदा था, या फिर समथिंग लाइक दैट? हेलो, यस सर।
पूछे हो ना। और अगर बहुत पुराने दिन में हुआ था, मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले अगर किसी ने खरीदा था, इवन 20 ईयर्स बैक, इवन 20 ईयर्स बैक, ठीक है, नॉट बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, जस्ट 20 साल पहले भी अगर आपने, स्पेशली इन कोलकाता, ठीक है, एंड कोलकाता सराउंडिंग एरियाज, ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा ये बताता हूँ कि रोशनी को अगर आइडिया है, रोशनी यहाँ पर साउथ से है, रोशनी का घर है करीब नियर आपका बालीगंज, रोशनी साउथ में रहते हैं, ठीक है। तो रोशनी কোথায় থাকিস? বালিগঞ্জে থাকিস, এইখানে তাই তো, সায়েন্স সিটির পরে। হ্যাঁ দাদা। हाँ दादा। तो फिर मैं एक्चुअली तेरा घर कहाँ है वो मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अ, तेरे घर के आसपास वाला जो एरिया है अभी कितना दाम चल रहा है, मतलब प्राइस का क्या सिस्टम चल रहा है अभी, मतलब एक रफ आइडिया लेना चाहता हूँ, मतलब अभी क्या दाम है और आज से 20 साल पहले क्या दाम चल रहा था, आइडिया है? না দাদা, एकदम आइडिया नहीं है। अच्छा। এখন তোমার ভ্যালুয়েশন অনেকটাই বেশি, মানে তোমার ওই পার কাটাতে তোমার ওই हाँ 3-4 লাখ 5 লাখ এরকম। हाँ, एक काठा जमीन 5 लाख, इससे बहुत ज़्यादा होगा, इससे बहुत ज़्यादा होगा, तेरे को आइडिया नहीं है। अयन को तो एक आइडिया है? काटा मतलब एक कट्ठा एक मतलब, कट्ठा, एक हाँ कट्ठा। एक कट्ठा, हाँ हाँ हाँ, उसी को बंगाली में हम लोग काठा बोलते हैं, एक कट्ठा। मुजफ्फरपुर में क्या रेट है, चलो ये एक अच्छा बात है, अगर मुजफ्फरपुर का आइडिया मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चल विश्वजीत बोल, मुजफ्फरपुर सर में एक गांव कट्ठा साइड में 25-30 क्या? 25-30 लाख। हट, पागल, सर गांव साइड में 25-30 लाख है। पागल है तू। एक सर कट्ठा सही जमीन में। गाँव में 25 लाख हो ही नहीं सकता। या तो कुछ दूसरा रीजन होगा, एक कट्ठा जमीन गांव में 25 लाख कैसे हो सकता है, पता नहीं, तू पापा से ठीक ठाक से पूछना। गांव मतलब समझता है ना तू? सर सही में, सर सही में सर। सर पिछले ही साल लिया है सर 25 लाख में। 25 लाख गांव में जमीन? अरे बाप रे। मतलब गांव सर के बीच में था। गांव से मतलब बेसिकली शहर के आसपास ही होगा फिर। यस सर, एक रोड साइड में। एक कट्ठा जमीन। यस सर। দাদা ये আমিও জেনে বলবো তো। रोशनी का, हाँ ठीक है, तुम लोग जानो, पूछो, इसीलिए मैं पूछा, हिस्टोरिकल कॉस्ट समझना है ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब आपका आइडिया क्लैरिटी होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे जितना पता है कि रोशनी का घर जहाँ है बालीगंज एरिया में, तो अगर मतलब एकदम प्रॉपर बालीगंज हो जाए तो फिर करीब 1 करोड़ के आसपास चला जाता है, मोर देन करोड़ भी हो सकता है, और थोड़ा सा दूर में हो बालीगंज से तो फिर 50 लाख के आसपास का दाम होने का चांसेस है। একটা দাদা বলতে পারি, আমার বাড়ির অপোজিটে তোমার মার্লিন গ্রুপের প্রজেক্ট চলছে, ওটা হয়ে গেছে। ওটার ফ্ল্যাটের ভাড়া মানে শুরু হচ্ছে তোমার 2 কোটি টাকা দিয়ে। एग्जैक्टली सर, दैट इज द रीजन, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक 2 BHK के फ्लैट का स्टार्टिंग प्राइस अगर 2 करोड़ हो रहा है, मतलब आप जगह का वैल्यूएशन समझ सकते हो इससे, ठीक है। 12/7 में क्या रेट चल रहा है, अयन बोल, अयन एनी आइडिया? ना सर, এটা নিয়ে আমার বেশি আইডিয়া নেই। ओके सर, थोड़ा आइडिया करो ना आप लोग यार, मुझे बताएगा, ठीक है, कि जो जहाँ से है। ए राजू, कोलाघाट का क्या रेट है राजू? কোলাঘাটে একটা স্যার জমি নেওয়া আমাদের এদিকে তো এক কাঠাতে 60-70 হাজার এরকম। 60-70, আরো বেশি হবে একটু রোড সাইড হলে, মেচেদা হ্যাঁ মেচেদা রোড স্যার, রোডের দিকে গ্রামের গেলে। দিকে একটু কম। হ্যাঁ কোলাঘাটের দিকে তো 8 ডেসিমেলে তো 2 লাখ 4 লাখ এরকম, 4 মাত্র লাখ, 8। হ্যাঁ 8 ডেসিমেলে, না একটু মেচেদা রোড যেটা যেটা হলদিয়া রোড যেটা যাচ্ছে ওইদিকে গেলে একটু রেটটা বেশি, তাই তো? ওখানে তো স্যার 4x4 এর দামই তো 8 লাখ টাকা। 4x4 এর দামই 8 লাখ টাকা, ইয়েস, ওই লাইনটা খুব ওই জায়গাটা খুব ইয়ে হয়, এই যে কোলাঘाट। राजू इज फ्रॉम हियर। ऐसे राजू का घर बहुत सुंदर जगह में, एकदम नदी किनारे है ना राजू? হ্যাঁ স্যার, বাড়ির পাশেই নদী আছে, নদী কাটা হচ্ছে এখন। अरे बाप रे, कभी घूमने जाऊंगा तेरे घर, मेरे एक्चुअली ये मेरे घर के जाते वक्त ही मिलता है, मतलब मेरा नेटिव जाते वक्त ही कोलाघाट होके ही जाना पड़ता है, तो कभी बुलाएंगे तो आ जाना है राजू, मिलने। ওকে স্যার, দেউলিয়া হয়ে যান তো গেলে আপনারা, আমাদের দেউলিয়া। নিয়ে যাবে। हाँ देवलिया हो ही जाएगी। দাদা গেলে আমাদের নিয়ে যাবে। नहीं नहीं, तुम लोगों को लेके नहीं जाना है। ओके चलो, हो गया, घूम लिया तुम लोग, बड़ा मजा आ गया, तुम लोगों को घूम लिया, ठीक है। तुम लोग अपना अपना जगह का वैल्यूएशंस पता करना, हाँ ठीक है, कि जिस जगह में अभी आप लोग हो उस वो कितना दिन पहले लिया गया था और आज का क्या वैल्यूएशन है उसका, ठीक है। तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा रियल लाइफ का कि सिचुएशंस क्या बदला है और क्या बदल सकता है, ठीक है।
तो चलो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको वही एक्चुअली बता रहा था कि ऑल्दो देयर वर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. When a machine is acquired by paying 5 lakh, following cost concept, the value of the machine is taken as 5 lakh. It is highly objective and free from all bias. Other measurement bases are not so objective. Current cost of an asset is not easily determinable. If the asset is purchased on 1195 and such model is not available in the market, suppose एक machines आपने 1995 में लिया था और वो जो machines का model आपने लिया था वो model अभी market में available नहीं है, तो अगर किसी चीज़ का मॉडल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच मॉडल इज द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग वन. मतलब आपके पास जो मशीन्स करेंटली है उसका मार्केट वैल्यू रेडी करने के लिए आपको करेंट मार्केट का कोई ऐसा मशीन होना चाहिए जिसके साथ उसको आप कंपेयर कर सकते हो. अगर कंपेरेटिवली में आपको नहीं मिलता है ऐसा कोई मशीन्स तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो. ठीक है. सिमिलरली अनलेस द मशीन इज एक्चुअली सोल्ड, और जब तक आप मशीन सोल्ड नहीं करोगे रियलाइजेशंस वैल्यू नहीं आएगा. सर मैं आपको रियलाइजेशंस कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ना, इसलिए मैं आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ. तो जब तक आप मशीन्स को सोल्ड नहीं करते, सेल नहीं कर देते, तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा मतलब किस दाम पे आप बेच रहे हो. विल गिव ओनली अ हाइपोथेटिकल फिगर, मतलब जब सेल करोगे तब तो पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल क्या दाम है. जैसे कि अभी मुजफ्फरपुर में, बिहार में मुजफ्फरपुर में जो अपना विश्वजीत जो बता रहे हैं, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड लगा कि 25-30 लाख गाँव में. ये मुझे ठीक नहीं लगा, बट हो सकता है मे बी, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मतलब इसका मतलब थोड़ी ना कैसा हो नहीं सकता, हो ही सकता है. अब जाके देखना पड़ेगा कि विश्वजीत को क्या समझ आया है. बट पॉइंट इज दैट कि जब तक सेल नहीं होता है तब तक रियलाइजेशंस के बारे में समझ नहीं आता. हेलो, जब तक सेल नहीं होता तब तक रियलाइजेशंस के बारे में समझ नहीं आएगा. तो जब रियलाइज हो जाएगा ना तब हम लोग उसका एक्चुअल वैल्यू समझ सकते हैं ओनली, बट उससे पहले हाइपोथेटिकल फिगर, मतलब हम लोग सिर्फ मन ही मन में उसको सोच सकते हैं बट नॉट मोर देन दैट. ओके. लास्टली प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव. प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है. सब्जेक्टिव मतलब सब अपने अपने मन का दाम बताते रहते हैं, वही जिसको जितना ज़्यादा मिल जाए. किसी को आइडिया नहीं है तो 50 लाख का ज़मीन भी 1 करोड़ में बिक जाते हैं. मुझे पता है कि मैं कोलकाता में जिस फ्लैट बिल्डिंग में रहता हूँ, उसी बिल्डिंग का अगर मैं जितना समझता हूँ रीजनेबल वैल्यू 30 to 35 लाख इतना होना चाहिए. अगर मार्केट बहुत हाई डिमांडिंग है तो 38 हार्डली एक फ्लैट का वैल्यू हो जाना चाहिए. किसी ने खरीदा था 3-4 साल पहले 50 लाख में, वही बिल्डिंग में फ्लैट. अब डिपेंड करता है ना, मतलब अगर उसके दिमाग में कुछ है नहीं या फिर उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो फिर दाम का चिंता नहीं किया, 50 लाख में खरीद लिया. मतलब हार्डली 37-38, खूब जोर 40 लाख होता, 10 लाख तो ज़्यादा दाम पे वो खरीदा ही खरीदा. तो पॉइंट यही है कि प्रेजेंट वैल्यू इज सब्जेक्टिवली, बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ एन एसेट वन हैज़ टू चेज द अनसर्टेन फ्यूचर. किसी भी एसेट का वैल्यू समझने के लिए आपको एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ भागना पड़ता है. अब पॉइंट यही है कि अगर यही पॉइंट है तो फिर आपको कुछ पॉइंट समझना चाहिए. जैसे मैं आपको इन्फ्लेशंस के बारे में बात किया था, अगर आपको याद है कि इन्फ्लेशंस के बारे में मैंने बोला था आपको, इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज गो अप ऑन एन एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट लॉसेस इट्स रेलेवेंस. क्योंकि जब हर चीज़ का दाम बढ़ता रहता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट का इन्फ्लेशन आ गया है, और इन्फ्लेशन रेट तो इंडिया में नॉर्मली 7-8% ऑन एन एवरेज रहता ही है. ठीक है. कभी कभी बहुत अच्छा सिचुएशन हो तो 5-6% होता है, बट ऑन एन एवरेज इंडिया का 8%, बहुत खराब हालत हो तो 10%. और इंडिया जैसे कंट्री में 10% इन्फ्लेशन ना जिंदगी हालत खराब कर देगा, बिकॉज इंडिया हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है. ठीक है. और बहुत कंजेशंस भी है यहाँ पर, तो इसके कारण हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बहुत लार्ज सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट दे सकता है. मतलब हर देश का इन्फ्लेशन का रेशियो, मतलब कॉन्सेप्ट में इक्वलिटीज नहीं हो सकता, बिकॉज सबका अलग अलग सिनारियो है, सबका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनारियोज डिफरेंट होता है. तो कंपेयर करने के टाइम पे आपको सभी पैरामीटर को एक इक्विवेलेंट रेशियो में रख के कंपेयर करना चाहिए. ठीक है. उसके इन्फ्लेशन पे फिर कभी बात करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, याद है सर इन्फ्लेशन के बारे में. हाँ. तो फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ लैंड परचेस्ड ऑन 1195 फॉर ₹2000 में कॉस्ट ₹1 लाख एज ऑन 1/1/2020. जो जमीन आपने 2000 में 1995 में खरीदा था वही जमीन अभी 1 लाख में बिक रहा है सर. मुझे याद है दमदम एयरपोर्ट के पास मेरे पापा को
बोला गया था उस टाइम पे। एक्चुअली हम लोगों का ऑफिस है, आपका पापा का बिजनेस ऑफिस है बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्टिंग का। तो उस टाइम पे पापा जब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए 98 99 का बात है, 97 98 का, उस टाइम पे जब ट्रांसपोर्ट के लिए आया था तो पापा को कोई बोला था कि भाई अगर बिजनेस हैंडल करना है तो फिर कोलकाता में एक ज़मीन वगैरह लेके यहीं पर घर बना ले। तो पापा का कलकत्ता में रहने का मन नहीं होता था, बोलता था मैं ज़रूरत पड़ने से रोज़ आना जाना करूँगा झाड़ग्राम से, बट कलकत्ता में मुझे नहीं रहना है। कभी ज़रूरत पड़ने से मैं ऑफिस में ही रह लूँगा, बट यहाँ पर मुझे रहना नहीं है। मतलब पापा को अच्छा नहीं लगता कलकत्ता में। बिजनेस करेंगे ठीक है, बट यहाँ पर रहना नहीं है उनको। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस पापा का। तो फिर उस टाइम पे पापा को एक ज़मीन भी मिला था इस करीब आपका एयरपोर्ट के पास, ठीक है। तो 97 98 के टाइम की बात कर रहा हूँ। पापा पैसा भी देके आ गया था, जानते हो। मतलब उस टाइम पे इतना कम दाम में मिला था। पापा मुझे एग्जैक्ट अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ हार्डली लाख रुपीस के अंदर ही था। मतलब जितना कम से कम एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग, साथ में एक कम से कम एक क्या बोलते हैं सर, गार्डन वगैरह छोटा सा बना सकते हो, इतना सा जगह आपको तो मिल गया था। मतलब पापा को मिल गया था, बट पापा ने उसको नहीं लिया और पैसा वापस कर दिया। मतलब वो पैसा दे के फिर बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। तो पापा पछताते नहीं है, पर कभी कभी मुझे बताते हैं कि वैल्यूएशन सोचो एक बार। कुछ इस एरिया में था, या आपका आई थिंक यही वाला एरिया होगा, ये जो दमदम एयरपोर्ट के आसपास वाला एरिया, कोलकाता विधान नगर, ये दमदम दिख रहा है ना, ये वाला दमदम, ठीक है। वो नॉर्थ दमदम में मत चले जाओ, दिस वन जो एयरपोर्ट के बगल में है, यहीं पर एयरपोर्ट से 1 नंबर गेट से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। वहाँ पर पापा का जो बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने घर बना लिया। वही आसपास में एक ज़मीन देख के। अभी उसका वैल्यूएशन बहुत हो जा रहा है सर, बहुत जा रहा है। तो बात वही है, ठीक है। मतलब 1 लाख का ज़मीन अभी 50 लाख का वैल्यूएशन है, मोर देन दैट भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड कि सिचुएशंस क्या है, इन्फ्लेशन सिचुएशंस क्या चल रहा है, ठीक है। तो सो if the accountant makes valuation of an asset at historical cost, the accountants will not reflect the true positions. Historical cost based accounts may lose comparability. Mr. X invested 1 lakh in a machines on 1195 which produces 50,000 cash inflow during the year 2020, while Mr. Y invested 5 lakh in a machines on 11/2005 which produced 50,000 cash flow during the year. Mr. X earned rate 50% while Mr. Y earned 10%. Who is more efficient? इसका जवाब आप लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया, मैं उनको बोलूँगा एक बार प्लीज़ लास्ट क्लास रेफर करना, हम वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल्स में बोला था। तो सर फिर से क्यों बोल रहे हो सर? ये रियलाइजेशन के लिए। मेनी एसेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसका एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं होता। ह्यूमन एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज आर एन एग्जांपल। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज सच एसेट ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशंस का जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो कंपनी को बिल्डअप करते हैं, मे भी हो सकता है कि उनको एक्विज करने के लिए कंपनी को कोई पैसा ही नहीं देना पड़ा, लेकिन उसी के कारण आज कंपनी इतना वैल्यूएबल बना है। जैसे सुंदर पिचाई, कोई बोलेगा सर सैलरी जो मिलता है, सैलरी देना इज नॉट एक्विजिशन कॉस्ट ना। हेलो, आज अगर गूगल 2004 में गूगल को कौन मिला? सुंदर पिचाई मिला। जानते हो ना सर सुंदर पिचाई को? यस सर। हाँ, इज द करंट सीईओ ऑफ गूगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया सेक्टर्स। पूरा भारत दुनिया का सीईओ है अभी ये। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल मतलब जिसके साथ आईटी का कोई कनेक्शन नहीं है सर। उसका जो मेन पढ़ाई है, इसके साथ आईटी का कोई कनेक्शन नहीं है। मेटलर्जिकल मतलब वो कौन सा मेटल को, जैसे एक आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर को किस तरह से केमिस्ट्री करके उसके से मेन आयरन को किस तरह से निकाला जाए, ठीक है, मिट्टी को अलग करना है, इस तरह का कुछ पढ़ाई है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके साथ इसका मतलब जो गूगल जो आईटी सेक्टर से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। बट जो मेटलर्जी समझता है वो आज दुनिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी का सीईओ है। मतलब सीरियसली, मतलब इंसान सोचते हैं ना कि हमने क्या सीखा, कब सीखना है, कभी कैसे सीखना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, या फिर मैं बहुत कुछ जानता हूँ। भाई ऐसा कोई नहीं है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर वर्किंग फील्ड। तो ये इतना बड़ा रिसोर्स है। आज जो गूगल का जो ओनर है, ठीक है, मतलब जो आपका सार्जी बिन एंड आई थिंक क्या नाम है उनका, अरे याद नहीं आ रहा है इसका नाम मुझे, ठीक है, अगर आपको मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत फेमस नाम है, मतलब जिन्होंने गूगल को एक्चुअली बनाया था, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आज आप जस्ट इतना समझो
कि आज इसके ऊपर पूरा का पूरा आप देख सकते हो टाइटल क्या है, सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल, मतलब पूरा गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसको पूरा का पूरा हैंडल ये करते हैं, पूरा का पूरा। और उसके आने के बाद मतलब एक एक करके गूगल में आज जो भी चीज़ आप लोग देखते हो मैक्सिमम इसका अपना इन्वेंशंस एंड अपना एग्जीक्यूशंस है। जैसे कि गूगल क्रोम, क्रोम ओएस, ठीक है, गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल मैप्स, क्रोम बुक, दीज आर दी प्रोडक्ट्स जिसके बाद जिसको इन्होंने ही मेनली लीड करके कंपनी के आज दुनिया के सामने लाया। ठीक है, कभी इसका कहानी मैं बताऊंगा, अगर कोई मैनेजमेंट क्लास करते तो उसमें मैं नॉर्मली इस तरह का डिस्कशंस करता हूँ। जिनका मैनेजमेंट अभी है नहीं उनको कोई बात नहीं, बाद में जब होगा कर लीजिएगा, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है, कि किस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन इसको एक्वायर थोड़ी ना किया था गूगल ने, सैलरी बेसिस में रखा था कंपनी में। 2004 आई थिंक 2004 में कंपनी ने लिया था इसको, ठीक है। 2004 के बाद इतना दिन से वो कंपनी को डे बाय डे इंप्रूव करे ही जा रहा है। विच आई ज्वाइंट गूगल इन 2004, ये देखो मिल गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वैल्यूशंस, मतलब इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कुछ नहीं था, मतलब एक तरह से फ्री में ही मिल गया था सैलरीड बेसिस में। भाई जो काम करेगा तो उसको तो सैलरी देना पड़ेगा ना, जो झाड़ू मारता है उसको भी सैलरी देते हैं, जो साफ करते हैं उसको भी देते हैं, जो पियोन है उसको भी देते हैं, तो उसको तो एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बोल सकते। तो इस तरह से सुंदर पिचाई भी गूगल में काम करता था, अपना इंजीनियरिंग जॉब करता था और बदले में उनको सैलरी मिलता था। दैट इज नॉट एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब एक एसेट होता है जो किसी चीज़ के लिए, उसके लिए उसको एक सर्टेन टाइम होने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। मतलब दो तरह का खर्चा होता है ना सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्विजिशंस एक तरह का क्या होगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हेलो, कैपिटल। वेरी गुड सर। तो एक्विजिशन हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को जब कोई कंपनी लेता है तो उसमें तो कोई कैपिटल कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो मेनी अदर controversial issues have arisen in financial accounting that revolves around the cost concept, which will be discussed in the advanced stages. However, later on we shall see in many circumstances the cost convention is not followed. See conservatism concept for an example which will be discussed. चलो मैं आपको आज वही जगह पे लेके जाऊंगा। तो पहले एक बार रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। What is this realization concept? It closely follows the cost concept. अगर मैंने आपको इसलिए इतना देर से कॉस्ट कॉन्सेप्ट को याद दिला रहा था बिकॉज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एक तरह से। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट। When an asset is recorded at its historical cost of 5 lakh and even if its current cost is 15 lakh, historical cost कितना है सर 5 लाख, current cost कितना है 15 lakh. Such changes is not counted unless there is certainty that such changes will materialize. However, accountant follow more conservative path. Conservative path क्यों? They try to cover all probable losses but do not count any probable gain. मतलब अगर आपका किसी चीज़ में लॉस होगा तो उसके बारे में अकाउंटेंट पहले से ही ना रेडी हो जाते हैं। आप लोग बचपन में जो लोग पहले अकाउंट्स किए हो मतलब उसको पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया अभी तो धीरे धीरे करोगे। जैसे कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, याद है सर? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट का एक पॉइंट आता था, मतलब आपने कुछ सेल किया, सेल में से कुछ डेटर है आपका जो आपको पैसा में भी नहीं दे सकता, बैड डेब्ट हो सकता है। पढ़े हो ना सर? बैड डेब्ट हो सकता है। यस सर, यस है सर। ना? तो ये बैड डेब्ट कॉन्सेप्ट के लिए जो अकाउंटेंट है उसको क्या कहा जाता है कि भाई अगर कंपनी ने कुछ सेल किया है और कुछ सेल का अमाउंट जो क्रेडिट सेल है, स्पेशली जो क्रेडिट सेल है जिसमें डेटर क्रिएट हुआ है, मतलब जिससे आपको पैसा मिलेगा, बट उनमें से कुछ बैड डेटर भी हो सकते हैं। अब ये बैड डेटर अगर होगा तो इसका लॉस हो जाएगा कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या करते हैं, बैड डेटर के लिए प्रोविजंस बनाते हैं। तो कंपनी को लॉस का चिंता बहुत होता है, गेन का चिंता नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं करते कि भाई कंपनी कोई गेन कर लेगा, ऐसा चिंता में कंपनी कभी अकाउंट्स को नहीं मेंटेन करता है अकाउंटेंट, लेकिन लॉस का चिंता इनको बहुत होता है। इट्स अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच कि हमें लॉस समझ आता है बट गेन समझ नहीं आता। तो अकाउंट्स इसी तरह से बना हुआ है सर। ये अकाउंट का एक आप दोनों एंगल से देख सकते हो, इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो 5 लाख का एसेट था, करेंट कॉस्ट 15 लाख है, सच चेंज इज नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी दैट सच चेंज विल मटेरियलाइज। However, accountant follow more conservative path. They try to cover all probable losses but do not account
do not count probable gain. That is to say, if accountant anticipate decrease in value, they count it, but if there is increase in value, they ignore it until it is realized. স্যার अभी हाँ बोलो सर। যখন বলে চেঞ্জ উইল ম্যাটেরিয়ালাইজ, এটা কি মানে সেল ভ্যালুর কথা বলছে? যখন हाँ हाँ অ্যাকচুয়ালি वेरी गुड सर। मेटेरियलाइज मीन्स कि जब तुम सेल कर दोगे तभी तो तुम्हें पैसा मिलेगा। कोई भी एसेट जब तुम सेल करोगे, से फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल, ओके, ये मोबाइल मेरे पास है, मेरा परचेस प्राइस है इसका 19,000, ओके, मैंने इसको 19,000 में खरीदा, 6 मंथ्स, आई थिंक 6 मंथ्स एंड मोर देन दैट मे बी होगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको सेल करूंगा तो मैं इसको 15,000 में सेल कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। जब मैं एक्चुअली मार्केट में गया तो मुझे 15,000 नहीं, मुझे 12,000 मिल रहा है, ओके। तो अब सवाल है कि इस मोबाइल को मैं 15,000 में सेल करूंगा या फिर 12,000 में सेल करूंगा। तो जब मेरा ये मेटेरियलाइज होगा, ठीक है, तो सच चेंज इज नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं आता तब तक हम उसको बोल नहीं सकते। तो मेटेरियलाइज का मतलब होता है हम लोग सोच में बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जब तक ये होता नहीं है। तो अकाउंटेंट का क्या है ना, अब ये 20,000 का फोन था, फिर 15,000 दाम होगा या 12,000 दाम होगा, जब तक ये एक्चुअल में नहीं होता तब तक अकाउंटेंट इसको दिमाग में समझ में नहीं आता उनको। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो अकाउंटेंट होते हैं दे फॉलो मोर कंजर्वेटिव पाथ, दे आर ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। दैट इज टू से इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू दे काउंट इट। मतलब जब उसको लगता है कि नहीं किसी जगह में वैल्यू कम हो सकता है वो उसको काउंट करता है, बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू दे इग्नोर इट अंटिल इट इज रियलाइज्ड। इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल अबाउट दिस। मतलब अकाउंटेंट के साथ इस पॉइंट में इकोनॉमिस्ट का एक बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है सर। बिकॉज इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं सर, वैल्यू करते हैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वैल्यू करता है। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। अबाउट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू देम दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट वैल्यू डिस्टॉर्शंस एंड मेक्स अकाउंटिंग मीनिंगलेस। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इसमें वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ लॉस को सोचते हो, गेन को नहीं सोचते, इसमें वैल्यू प्रॉपरली नहीं होता। एंड इसीलिए उनको लगता है कि वो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ लॉस को प्रोबेबल सोचना लेकिन गेन को इग्नोर करना, ये वैल्यू डिस्टॉर्शंस होते हैं। मतलब रियल वैल्यू को समझ में नहीं आता। कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब अकाउंट बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं, जब तक होता नहीं है तब तक उसको बिलीव नहीं होता। बट इकोनॉमिस्ट थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप हर चीज़ में लॉस को ही नहीं समझ सकते, आपको गेन को भी समझना पड़ेगा। अगर कोई फ्यूचर गेन है तो उसको भी आपको देखना चाहिए। तो चलो सर एक एग्जाम्पल देखें और मैटर को और थोड़ा रियलाइज करें। मिस्टर एक्स परचेस्ड ए पीस ऑफ लैंड ऑन 1195, उसके लिए उन्होंने 2000 पे किया था। इसका करेंट मार्केट वैल्यू हो गया सर 1,02,000 ऑन 31/12/2020, ओके। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000 फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड इग्नोरिंग 1 लाख वैल्यू इंक्रीज सिंस इट इज नॉट रियलाइज्ड? इफ ही डज सो द फाइनेंशियल पोजीशंस वुड बी। तो जब स्टार्टिंग हुआ था तब मतलब जब एकदम शुरू में उन्होंने कैपिटल 2000 इन्वेस्ट किया था और उसके बदले एक ज़मीन लिया था 2000 में, तो उसका लाइबिलिटी और एसेट साइड का जो हालत है वो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि उन्होंने उनका कैपिटल था 2000 का, और उस कैपिटल से उन्होंने जो भी था वो पूरा का पूरा लैंड में डाल दिया, ठीक है। तो कैपिटल और लैंड का वैल्यू एसेट में, और कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, बिकॉज ये बिजनेस का लाइबिलिटी है कि अपने कैपिटल वापस करे। तो उसका बैलेंस शीट में 2000 दिख रहा है सर, ओके। ये आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में दिख रहा है, बट कि ये रियल वैल्यू आपको दिखा रहा है? मतलब यहाँ पर अकाउंटेंट के साथ इकोनॉमिस्ट का एक डिस्टॉर्शन, मतलब इकोनॉमिस्ट जो कहना चाहते हैं झगड़ा तो बराबर हो रहा है ना। इट इज नॉट प्रॉपर टू शो इन द फॉलोइंग मैनर। तो बैलेंस शीट को किस तरह से दिखाना चाहिए? कैपिटल ऑब्वियसली 2000 का था, उसमें अनरियल लैंड का वैल्यू 1,02,000 है। मतलब अभी करेंटली लैंड का वैल्यू 31 दिसंबर 2020 में ज़मीन का वैल्यू है 1,02,000, लेकिन ये ज़मीन अभी तक आपने सेल नहीं किया, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन, तो आपका अनरियलाइज्ड गेन कितना है? 1 लाख। तो आपका वैल्यू शो होना चाहिए 1,02,000 के तौर पे, ना कि 2000 के हिसाब से। मतलब जमीन आपने सेल नहीं किया तो क्या आप इसका हिसाब नहीं करोगे? तो वैल्यू डिस्टॉर्शन तो होगा। हेलो, समझ आ रहा है ना सर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। मतलब
हिसाब कुछ बोलते हैं कि मतलब हाँ, बोलो। অ্যাকাউন্টেন্টসরা এটা করে না, তাই তো? অ্যাকাউন্টেন্টস ফলো কি বলে রিয়েলাইজেশন কনসেপ্ট। মানে when I'm making books of accounts, do I need to just take the real value or unrealized also? नहीं, एक्चुअली करंटली ये सब मैटर को बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो बेसिक बातें हैं, बट धीरे धीरे आप फ्रॉम द लोग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट तो हाँ, बुझना। इकोनॉमिक्स मतलब एक्चुअली अकाउंटेंट इसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है, मतलब ये लोग थोड़ा कंजर्वेटिज्म ही हो जाता था। लेकिन आजकल ये सब प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा मतलब सामने लाया जा रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए कंपनी को अलग से मतलब अकाउंट्स में और मतलब ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि सिर्फ रियलाइज करने से ही आप अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, ऐसा नहीं, आपको जरूरत पड़ने से ये वाला যদি भी बैलेंस शीट শুধু करना। রিয়েলাইজেশন কনসেপ্ট মেনটেন করতাম তাহলে কি আমরা আউটস্ট্যান্ডিং প্রিপেড ওগুলো ধরতাম না? हाँ ऑब्वियसली, तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता ना, जब हाँ। रियलाइज होगा तब करेंगे। तो आजकल हाँ। चेंजेस हो रहा है सर, बहुत सारा चीज़ें चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ट्रेडिशनल जो सोच था अकाउंटेंट का, ठीक है, वो सोच में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, बिकॉज अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंट्स नहीं, उसको इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना है उतना लिख दो। तो फिर एक अकाउंटेंट में और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर में फ़र्क क्या होता? एक अकाउंटेंट और एक डेटा एंट्री में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक नॉर्मल बीकॉम पास डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो कोई बोलता है क्या करते हैं, हम अकाउंट्स का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अकाउंट्स का काम करता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दे बोथ आर कॉमर्स ग्रेजुएट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है, बट जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो एक कंपनी में अकाउंट का काम कर रहा है, और जो चार्टर्ड है वो भी कंपनी में अकाउंट्स का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इतना वैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है? बिकॉज वो सिर्फ अकाउंट्स नहीं समझता, सिर्फ एंट्री नहीं करता, वो उसका वैल्यू को भी समझता है, एंड वो नॉलेज इसके पास होता है जो शायद एक नॉर्मल, शायद मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई भी बीकॉम हर बीकॉम का नॉलेज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सर। एक ज़माना था जब लोगों के पास बीकॉम का नॉलेज इतना था कि बीकॉम में ही इतना नॉलेज मिल जाता था जो वो आज के डेट में चार्टर्ड को भी हरा सकता था, आज से 30-40 साल पहले। तो ऐसा नहीं है पॉइंट। तो लेकिन करंट एजुकेशन सिस्टम के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज ही एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला वैल्यूएशन ऑफ ट्रीज के ऊपर, ठीक है, मैं आपको एक सेकंड रुको दिखाते हैं ट्रीज का वैल्यूएशन, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। एक सेकंड होल्ड करो, अभी बताता हूँ आपको। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का राय आया है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारा ट्रीज को गिराया जा रहा है, ठीक है, मतलब नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ये हो रहा है आपका बहुत सारे जगह में हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से पश्चिम बंगाल का ही केस मेनली दर्ज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही मैटर को हैंडल कर रहा है। तो पॉइंट क्या है एक्चुअली, होल्ड करो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यूएशंस का बात आया तो आई थिंक बताना चाहिए कि एक अकाउंटेंट को आजकल ये सब मैटर भी देखना पड़ेगा, मतलब ये न्यू चेंजेस आएगा, ठीक है। ट्रीज सिलिकॉन दिख रहा है सर, ठीक है, ट्रीज सिलिकॉन अंडरवेयर एंड वायल, ठीक है, चलो वो नहीं है, मैं आपको ट्रीज बताता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए ट्री, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ट्री? एक पेड़ का वैल्यू, आप लोग ऐसे तो वैल्यू बोलने से आप लोग एकदम बायोलॉजिकल वैल्यूज में चले जाओगे, है ना, बायोलॉजी में चले जाओगे, मतलब जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सब में चले जाओगे। मैं आपको वो वैल्यू नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जो वैल्यू अभी बताने जा रहा हूँ, इस वैल्यू का मतलब होता है द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए ट्री शुड just be limited to the value of timber. Instead, it must encompass its lifetime contribution. Trees prevent contamination of soil, they improve the quality of water underground, they provide natural shading, extract carbon dioxide, offer oxygen. A few trees in neighborhood can make the whole place much cooler. Your AC will be start seeing improvement. You can alleviate flooding risk. Old trees have heritage value. They have been around for a long time. They have seen great depression. They have seen tree color unfurl, and first time they have been bloodshed. They have been peace. Some of them are irreplaceable, and yet governments are often forced to uproot trees, national treasures, in the name of development. है ना सर, बहुत जगह में हो रहा है, मेट्रो रूट बनेगा, हाईवे बनेगा, sometimes it is understandable but most times it is simply egregious, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है सर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? अब वही तो कहने का मतलब ही आपको मैं 2 मिनट समझा रहा हूं कि जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन, जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन। इसमें कुछ पॉइंट हुआ है जिसमें क्या हुआ है, द गवर्नमेंट इज ऑफन
relied on a rather simplistic arrangement, uproot one tree and plant a few odd saplings somewhere else. That should do right. While the logic can be appealing, this is not exactly a like for like replacement. Different trees support different kind of ecology. There is no point replacing a sal tree with teak. And there is most certainly no point in planting a sapling and forgetting about it. Oftentimes, they don't get the attention they deserve. They are condemned to death the moment they are planted. So there is an obvious need to relook the our strategy. And when the West Bengal government decided to cut 356 trees to contrast 5 railway overbridges, the matter was brought in front of the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यूअर को बताया कि भाई ये पेड़ अगर काटा जाएगा तो इसका अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिकल वैल्यू को क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पे करना होगा। मतलब आपका मन हुआ कंस्ट्रक्शन करना है तो आप पेड़ को काट दोगे क्या? देखो सर, ध्यान वहीं पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ 5 एक्सपर्ट्स टू फिगर आउट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए ट्री, सुन रहे हो ना आप लोग या देख भी रहे होंगे, एंड द रिकमेंडेशंस वर मेड पब्लिक लास्ट वेडनेसडे। द वैल्यू ऑफ ए ट्री अकॉर्डिंग टू द कमिटी शुड टैली अप टू इट्स एज मल्टीप्लाइड बाय, जितना उसका एज होगा उसके साथ 74,500 इंटू करना होगा। पेड़ का जितना एज होगा, पेड़ का एज जिन लोग जानते हैं सर, बोटानी के लोग होते हैं ना, दे कैन आइडेंटिफाई। जैसे इंसान का एज देख के पता चल सकता है, जैसे आप मुझे देख के मे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं भी आपको देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा सर्टेन एज कितना हो सकता है या आपका सर्टेन एज कितना हो सकता है। इक्वली सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में एक पेड़ का भी एज आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हु आर एक्सपर्ट्स। According to a report of the Times of India, the true value of a tree with 100 years of its lifespan remaining would be 72 lakh. The committee said 50 trees had already been cut, but the 306 remaining trees, many of which are heritage value, would be valued 220 crores. कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर सर, समझ में आ रहा है ना? 220 करोड़ का वैल्यू है। अब अगर ऐसा बात है, the truly staggering, and if the government is in fact forced to pay this sum, अगर गवर्नमेंट को इसका पैसा देना पड़े, then we are assuming this will be spent its conservation effort elsewhere. And granted, you might think this valuation is bonker. In fact, as soon as the report was made available, the court did remark that the current method of valuation would bankrupt most of the governments. मतलब अगर पेड़ काट के कंस्ट्रक्शंस करने के लिए सरकार इस तरह का बोल दे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो बैंकरप्टेड हो जाएगा पेड़ का दाम देते देते। बट सीरियसली पेड़ का दाम है, इसका रियल इकोनॉमिकल वैल्यू है। बट इवन इफ कोर्ट वेर टू डिस्काउंट द वैल्यू बाय 50%, अगर 220 करोड़ को वो 50% भी डिस्काउंट कर दे, दैट स्टिल सब्सटेंशियल, इट वुड क्रिएट मैसिव डिसइंसेंटिव फॉर द गवर्नमेंट। इफ दे आर फोर्स्ड टू स्पेंड ludicrous amount the money uproot trees, then they will seek alternatives. अब थिंकिंग अबाउट फिलिंग 500 ट्रीज टू वाइडन ए रोड, एक रास्ता को चौड़ा करना है और आप 500 ट्री को गिराना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप 100 साल पुराना पेड़ को उखाड़ोगे तो फिर उसका वैल्यूएशन और ज्यादा होगा। तो ये सब न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सर, और ऐसा धीरे धीरे और सीरियसली फॉर दी सोसाइटी, फॉर द इकोनॉमी, मुझे लगता है नेचुरल रिसोर्स जो भी है, जैसे रिवर बेड से बाली निकालना, रिवर बेड से जो सैंड है उसको निकालना, जहाँ पर आपका पत्थर का मोरम का जो आप जो आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हो, एक मोरम होता है सर लाल रेड सॉइल टाइप पे, जिसका रोड को भराट करने में या फिर बहुत जगह में कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना, कहीं एक जगह से, जैसे कि ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में मिलता है, वहाँ से लाके वो लाल मिट्टी दिया जाता है, उसका बहुत वैल्यूएशन है। जहाँ से लिया जा रहा है ना सर, वहाँ पर वो सब एक्चुअली पहाड़ है सर, तो उसका जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर बिगड़ रहा है। तो इस तरह से वैल्यूएशन करना चाहिए, उसके लिए पेमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री में उठाओ और कहीं से कहीं का चीज़ भर दो, पेड़ है तो काट दो और रोड बना दो, नहीं, यू हैव टू पे। और पेमेंट इसलिए करना है, देखो बहुत ज़रूरी है तो ही करना चाहिए। आई एम फुल्ली सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट कि यस, अगर पेड़ है तो या तो हो सके तो उसको बचाओ, उसको साइड में रख के कुछ भी करना है करो, और या फिर उसका पेमेंट करो, उसका पेमेंट करके वही अमाउंट आपको वैसा कम से कम और 50 पेड़ को बनाने के पीछे काम करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत थोड़ी ना कर रहा है। हेलो सर, अगर सर सरकारी टेंडर निकलेगा, अगर सरकारी टेंडर निकलेगा रोड चौड़ीकरण का, तो उसमें भी देना होगा। अरे उसी के लिए तो बोल रहा है, सरकारी टेंडर निकलेगा रोड चौड़ीकरण, মানে গভর্নমেন্টই তারপর মানে गवर्नमेंट को पे करना है एक सर्टेन अथॉरिटी को, गवर्नमेंट का ही एक दूसरा अथॉरिटी होगा जो ट्रीज प्लांटेशंस का काम करेगा, ठीक है।
सपोज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अर्बन डेवलपमेंट है वो रोड बनाएगा, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अर्बन डेवलपमेंट रोड बनाएगा, रोड बनाने के लिए किसी जगह में बहुत सारा पेड़ है, जैसे कि 365 ट्रीज है, उसका जो भी वैल्यूएशन होगा वो डिटरमाइन होगा, जैसे कि वैल्यूएशन आपने देखा जो ऑलरेडी एक रेडी हुआ है, 5 एक्सपर्ट टीम्स ने किया है, एक 100 ईयर्स अगर एक ट्रीज बचता है तो उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको पे करना होगा और देखना पड़ेगा कि अगर वो जगह में रोड बनाना मैंडेटरी है तो फिर उसके लिए अगर आपको वो पेड़ काटना पड़ रहा है तो फिर उसका वैल्यूएशन आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दो, जो डिपार्टमेंट उसी पैसे को यूज करेगा नेचर को प्रिजर्व करने में, मतलब सेम काइंड ऑफ ट्रीज, सेम मतलब लाइक टू लाइक, ओके, सेम काइंड ऑफ ट्रीज को लगा के वो उसका एटलीस्ट फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, जो हमारा एनवायरनमेंट को बचा सकता है। मतलब ऐसा नहीं मन मर्जी कभी भी मन करे पेड़ काटो, रास्ता बना दो, पेड़ काटो, घर, ऐसे ट्री काटना आपको बता दूं विदाउट एनी परमिशंस। नॉर्मल अगर कोई आपके घर में भी अगर ट्री है सर, आपके घर में एक साल ट्री है, एक टीक वुड है, आप अगर काटोगे ना, अगर मैं चाहूँ ना तो आपके केस कर सकता हूँ और आपको जेल भेज सकता हूँ एज पर फॉरेस्ट एक्ट, जानते हो सर, आपके घर में है, आपके जगह में है, पेड़ है, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई बोलेगा सर एक वो नॉर्मल लाव का पेड़ है या कुमड़ा का पेड़ है काट देना, नहीं सर, पेड़ लाइक टीक वुड, सालवुड, ठीक है, इवन एक बरगद का पेड़ को भी काटोगे यू हैव टू टेक फॉरेस्ट परमिशन फॉर दैट, ठीक है, फॉरेस्ट परमिशन देगा फिर काट सकते हो, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, जो भी डायरेक्ट करोगे तो इंजंक्शन लगा देंगे सर पेड़ काटने में। दिस इज इन द फॉरेस्ट एक्ट। सर गांव एरिया में ऐसा नहीं होगा ना? अरे सर हर एक एरिया में होगा हर एरिया में होगा, आप कहीं भी अगर आपके घर में है, आप सोच रहे हो कि वो पेड़ को काट के आप कुछ करना चाहते हो, आपके ऊपर इंजंक्शन लगा देंगे। सो बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो, आप कहाँ अरे पर बाबा लगता है? बात सुन, बिहार बंगाल का बात नहीं है, दिस इज द रूल, दिस इज इन द फॉरेस्ट एक्ट, आप पढ़ना, फॉरेस्ट एक्ट में पेड़ नहीं काट सकते, जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ नहीं काट सकते, अगर काटना है जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू है, जिसका इकोलॉजिकल वैल्यू है, ये पूरा का पूरा देश भर में है, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन अगर कोई केस कर देना, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सच में अपना काम करना चालू कर दे, रीजन पूछना होगा भाई पेड़ क्यों काट रहे हो, अगर विदाउट एनी रीजन, बहुत लोग ऐसे ही पेड़ काटते रहते हैं बिना कारण का, ठीक है, नहीं काट सकते आप उसको, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, सरकार का परमिशन होना चाहिए, बात बिहार बंगाल का नहीं है, दिस इज ऑल ओवर इंडिया, दिस इज रूल्स है, प्रोविजन है, प्रावधान है, गांव हो शहर हो हर जगह में है, एकदम एक गलतफहमी में मत रहना सर, मेरा घर तो गांव में है, एक बार एक जन के घर में सेगुन का एक पेड़ था, तो एक्चुअली मेरा पापा गवर्नमेंट का मैं मुझे किस तरह से पता चला, बिकॉज माय फादर इज अ फॉरेस्ट मार्चेंट है, वो लोग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो लाइसेंस होल्डिंग जैसे होता है ना, तो सरकार टेंडर बुलाते हैं, तो उसमें जो सरकारी प्रोड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूस होते हैं, वो खरीदते हैं और उसके बाद वो शहर में या जहाँ पे ज़रूरत होता है सेल करते हैं, तो मुझे बचपन से इसका आइडिया है। तो फिर एक मेरे घर के बगल में एक बंदा था, वो उसके घर में एक सेगुन का टीकवुड सेगुन पेड़ था, और बहुत वैल्यूएबल होता है सेगुन का पेड़, लाखों में बिकता है सर, मतलब अगर कम से कम 20-30 होगा तो लाखों में बिक जाएगा, मोर देन लैक्स। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जब अपना बेटी जन्म लेता है तो उसके जन्म के टाइम पे एक सेगुन का पेड़ लगा देता है घर में, और जब बेटी का एज 20-22 साल हो जाता है ना, आज भी गांव साइड में ये वाला सिस्टम है, जब उसका एज 20-22 साल हो जाए तो वो पेड़ भी बड़ा हो जाता है, और फिर उसी पेड़ को काट के उसका शादी का खर्चा आ जाता है, समझ रहे हो, सीरियसली नॉट जोकिंग सर। तो वो बगल वाला जो अंकल था वो काट रहा था, तो पापा जाके बोला क्या रे तुम परमिशन लिया सरकार से, बोले मेरा घर में पेड़ है मैं क्यों परमिशन लूँ, बोले ठीक है मैं फॉरेस्ट को जाके बोलता हूँ, बोले कि हाँ हाँ बोलो, फॉरेस्ट को जाके पापा बोल दिया, बोले वो पेड़ काट रहे हैं, पापा उसको समझाया पहले कि देख फॉरेस्ट का परमिशन ले उसके बाद कर, और तुम मुझे दे दे क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे काम आ जाएगा अगर देना है तो वो बोला नहीं मुझे तुम्हें नहीं देना है, तो फिर पापा बोलते फिर तो मैं फॉरेस्ट में कंप्लेन करूंगा, तो फिर पापा वो ना मान नहीं रहा था, बोलता है मेरे घर में पेड़ है मैं काटूंगा, फिर पापा बोला रुक तुमको समझाते हैं, फिर पापा फॉरेस्ट को जाके बोला, फॉरेस्ट सच में आ गया उसके पास, बोला क्या रे तुम बिना परमिशन का पेड़ काट रहे हो, फिर समझ में आया उसको ऐसा भी होता है क्या, बात मेरे घर का आपका घर का नहीं है, ठीक है, पेड़ किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं है, मैं आपको बता के रखूं, ठीक है, चाहे आपके घर में हो किसी और के घर में हो। ओके सर, समझ में आ रहा है, इतना काफी है, आगे चलते हैं। दुनिया में जानने को बहुत कुछ है, क्या क्या जानोगे, छोड़ दो सर, इतना पढ़ाई करके क्या होगा
This concept is the core of double entry bookkeeping, dual aspect concept. So very interesting. Okay, dual aspect. आप लोग पेन एंड पेपर रेडी कर लो, ठीक है, मैं आपको कुछ कराऊंगा, मतलब यहीं पर कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में फटाफट पेन पेपर रेडी कर लो। तो द कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब ये जो अकाउंटेंसी है इसका दूसरा नाम है ना सर, डबल एंट्री बुक कीपिंग। हेलो, यस सर। है ना, अकाउंट्स का दूसरा नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग है। अब क्यों है डबल एंट्री बुक कीपिंग? बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शंस और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों है, आज आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर कभी पहले नहीं समझ आया, आज तो पूरा हो जाएगा। मतलब जैसे हर चीज़ का डेबिट का क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट का डेबिट करते हैं, मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, है ना, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। तो ये जो डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, क्रेडिट के लिए डेबिट होता है, ये कॉन्सेप्ट के कारण ही ये डबल एंट्री है। अब इसमें क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का, हर इवेंट का दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, it increases one asset and decreases other asset. It increases one asset and decreases other assets. एक एसेट को बढ़ाएगा तो दूसरा एसेट को घटाएगा। सेकेंड, it increases an asset and simultaneously increases liability. Third, it decreases one asset and increases another asset. Fourth, it increases one asset, decreases a liability. Alternatively, it increases one liability, decreases other liability. It increases liability, increases an asset. It decreases liability, increases other liability. It decreases liability, decreases an asset. सर क्या चल क्या रहा है? डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा है, बट अभी समझ आ भी जाएगा सर। सर एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ो सर। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना, दिख रहा है सर? हेलो, एग्जाम्पल ठीक से Yes, sir. पढ़ो सर। क्या बोला एग्जाम्पल में? एक बैलेंस शीट दिया, ओके, जिसमें एक लाइबिलिटी दिया साइड, एक एसेट साइड दिया। ध्यान से देखो, कैपिटल कितना बोला सर? 1,50,000 का। बैंक लोन कितना बोला? 75,000 का। अदर लोन कितना बोला? 75,000 का। आपके पास मशीन है 2 लाख का, कैश है 1 लाख का। दोनों साइड जब टैलीड किया आपने तो 3 लाख 3 लाख ऑलरेडी गिवन है। एंड नाउ अभी ये बैलेंस शीट आपका है सर, ठीक है। दिस इज से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2019 का है, ठीक है। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट है। इसके बाद आपने धीरे धीरे एक एक करके ट्रांजैक्शंस करे जा रहे हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन, न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। ए न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओगे सर कि ये न्यू मशीन परचेज करने के बाद, ये जो न्यू मशीन्स है ये परचेज करने के बाद 50,000 इन कैश, आपके बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस आएगा? हेलो, मशीन बढ़ेगा और कैश कम होगा। जो भी होगा না मुझे হিসাবটা সেম, মানে অ্যাড হবে 50 মাইনাস আবার 50, তো बोल। মানে স্যার अल्टीमेटली ভ্যালু সেমই থাকবে। वैल्यू सेम रहेगा, बट चेंजेस होगा एसेट लाइबिलिटी में क्या? না, ওয়ান অ্যাসেট ইনক্রিজ, ওয়ান অ্যাসেট ডিক্রিजेस। সো ओके, एक मिनट, चलो देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट फर्स्ट ट्रांजैक्शंस के बाद पहला ट्रांजैक्शंस क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ है सर? हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन मशीन वैल्यू ना, इफेक्ट। यस सर। इफेक्ट क्या हो रहा है आप देखो एक बार। इंक्रीज इन न्यू मशीन इज परचेस्ड पेइंग 50,000 इन कैश, तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन मशीन वैल्यू, है ना, इंक्रीज इन मशीन वैल्यू, इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन क्या हो जाएगा? डिक्रीज क्या हो जाएगा? कैश। डिक्रीज कैश हो जाएगा। 50,000 का मशीन ले रहे हो सर, तो डिक्रीज इन कैश बैलेंस कितने का? 50,000। थैंक यू सर, बाई 50K, ओके 50,000। तो 50K में आपका मशीन्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। वेरी गुड सर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अभी आपका बैलेंस शीट देखने में कैसा होगा, ये है आपका सवाल। आपका बैलेंस शीट देखने में कैसा होगा? तो अगर मैं बैलेंस शीट को यहाँ पर दिखाऊं तो फिर आपका लाइबिलिटी और ये रहा आपका एसेट। तो लाइबिलिटी में आपका कैपिटल कितना है सर?
पहले कितना था? 1.5 लाख था। तो क्या कैपिटल में कुछ चेंजेस होगा? No. ओके, तो फिर कैपिटल 1.5 लाख ही रह जाएगा। अच्छा, बैंक लोन आपका कितना था सर? 75. 75, और अदर लोन भी था 75। तो बैंक लोन 75,000, अदर लोन 75,000। ठीक है। अच्छा, और कुछ? मशीनरी 2 लाख का था, क्या करेंगे सर? मशीनरी 2,50,000। वेरी गुड सर। मशीनरी 2,50,000 का हो जाएगा। कैश बैलेंस आपका 1 लाख था, क्या हो जाएगा सर? 50,000 हो जाएगा। कैश 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल करना सर। 3 lakh. 3 लाख। 3 लाख, बोथ साइड टोटल 3 लाख। बट क्या सेम टू सेम हुआ? क्या आइडेंटिकल हो गया या फिर मैच कर गया, लेकिन अंदर का बात चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मशीनरी और कैश के जो कैश का जो हिसाब किताब था वो चेंजेस हो गया ना? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से एक एक ट्रांजैक्शन आपका सिनारियो को बदल सकता है सर। फिर सेकेंड पॉइंट, ए न्यू मशीन इज परचेस्ड ऑन फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। हाँ, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। क्रेडिट में ऑब्वियसली हो रहा है तो फिर लेटर ऑन ही होगा। तो फिर अभी बताओ आप लोग कि अगर न्यू मशीन परचेस करोगे 50,000 में, बट उधारी में लोगे, पैसा बाद में दोगे, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? तो मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। क्रेडिटर 50,000 से इंक्रीज होगा। So creditor for machinery 50,000 or machinery te मशीनरी 50,000। तो इसको अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन मशीन वैल्यू। हाँ, इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड increase in क्रेडिटर। इन क्रेडिटर। क्रेडिटर। वेरी गुड creditor सर। for machinery. That is different. इंक्रीज इन क्रेडिटर बाय कितना? 50. 50,000। ठीक है, चलो अभी बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में क्या चेंजेस हो गया देखो। अच्छा, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल में कोई चेंजेस राजू? No sir, no change. ओके, रौनक एंड रोशनी बोल। क्रेडिटर फॉर क्रेडिटर में कुछ होगा? Creditor for machinery 50,000 होगा। क्रेडिटर फॉर मशीनरी 50,000 होगा। ओके। अच्छा, बैंक लोन एंड अदर लोन 75,000। 75 Bank loan के 75. Other loan 76. 75,000 होगा। 75,000। वेरी गुड सर। सर मशीन पे क्या होगा? 2,50,000। 3 lakh तो मशीन 2,50,000। मशीन 2 लाख का था 3 लाख होगा सर। 3 सर। lakh होगा. 2 लाख। मशीन 2 लाख का था पहले, अभी तुमने न्यू मशीन कितने का परचेस किया? 50। ये सब अलग अलग इक्वेशन है। ये सब अच्छा अलग अलग सर, अलग इक्वेशन है। अलग yes हाँ, sir. अलग, ऑब्वियसली सिचुएशन अलग हो रहा ना सर, हाँ. डिफरेंट सिचुएशन। न्यू मशीन जैसे का 2 जो lakh ये 50,000 का बात खत्म हो गया, अब ये अलग सिचुएशन है। दिस इज सिचुएशन, मतलब ये दूसरा सिचुएशन है जिसमें आप मशीन परचेस कर रहे हो क्रेडिट में। हेलो, हाँ सर, समझ 2 lakh समझ में आया ना? ओके, तो 2,50,000 का मशीन है। कैश क्या हो जाएगा? 1 लाख। जो था वही रह जाएगा, बिकॉज इस बार आपने क्रेडिट पे लिया तो आपका कैश कम नहीं हुआ, लेकिन इधर क्रेडिटेड 50,000 दिख रहा है। अल्टीमेट इफेक्ट सेम ही हो रहा है कि ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख आपका एक्चुअल में नहीं है, बिकॉज आपका 50,000 चला जाएगा। सही ना? ये 50,000 चला जाएगा ना बाहर किसी और के पास। यस है सर। दादा। बड़ा लॉजिकल है अकाउंट्स। अच्छा बोलो, टोटल करो कितना हो रहा है? 3 lakh 3 50. लाख 3 लाख पूरा का 50। पूरा 50। 3 lakh हाँ, 50. वेरी गुड सर, 3,50,000। ये सब कोई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes sir. सी, कंडीशन सी में क्या बोला सर? कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000।
कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, क्या होगा? सर कैश 50,000 को बैंक लोन 50,000 को Liquidity increase. Sorry. इंक्रीज इन बैंक लोन, Increase नहीं होगा, decrease Decrease होगा ना. सर बैंक लोन Decrease. डिक्रीज হবে कैश और डिक्रीज होगा Payment कर रहा है. कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, हाँ बैंक लोन तो 50,000 बैंक लोन decrease, घट रहा है, कैश 50,000 डिक्रीज कैश मेरा जा रहा है। अच्छा डिक्रीज इन बैंक लोन होगा, सॉरी सॉरी, हाँ डिक्रीज इन बैंक लोन डिक्रीज इन कैश डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्रीज इन बैंक लोन होगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, तो डिक्रीज इन बैंक लोन एंड Increase in cash. डिक्रीज इन कैश कैश, वेरी गुड सर। ये सब यही सब छोटा छोटा चीज़ जब आप लोग आगे आगे और एडवांस लेवल के अकाउंट्स जब मैम के पास आप लोग करते हो, स्पेशली इन कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशंस किया जाता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि रिवैल्यूएशंस कैसे करना है। अरे भाई रिवैल्यूएशंस कैसे करना है, इसी तरह से तो होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं क्योंकि वो बेसिक लेवल में वो हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ी नहीं करने का चीज़ नहीं है अकाउंटेंसी, बड़ा सावधानी से करने का है, शांत दिमाग से करना है। दिमाग वाले होने का ज़रूरत नहीं होता, जानते हो अकाउंटेंट बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए ना आपको दिमाग वाले होने का ज़रूरत नहीं होता, बस पेशेंस के साथ काम लेना होता है। जो पेशेंस के साथ काम कर पाएगा वही इस फील्ड में अपने आप को बना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, सीक्रेट है, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट, जिसका दम है वही टिक पाएगा। T20 नहीं है कि कभी छक्का मार दिया, कभी 4 हो गया तो कभी 0 में आउट हो गया, वैसा क्रिकेट नहीं है ये। दिस इज अ रियल टेस्ट क्रिकेट। बैंक लोन कितना होगा सर, बोलो? 25। वेरी गुड। 25 सर अदर लोन 75। 75। यस सर। मशीन 2 लाख। कैश 50,000। वेरी गुड सर। दोनों साइड टोटल कर दें से 2,50,000। 2,50,000। देख पा रहे हो सर हर सिचुएशंस किस तरह से चेंज हो रहा है पहला सिचुएशंस के साथ से। अच्छा और क्या लास्ट वाला, रेज्ड बैंक लोन। यस सर। Yes, sir. रेज्ड बैंक लोन कितना हो रहा है? 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। अच्छा दूसरा लोन पे करने के लिए आप बैंक लोन रेज कर रहे हो, वाह बहुत अच्छा। तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा? सर बैंक लोन इंक्रीज हो गया, अदर लोन बैंक लोन 50,000 बैंक लोन इंक्रीज एंड अदर लोन डिक्रीज Very 50K डिक्रीज। इंक्रीज इन बैंक लोन and decrease in other loan by 50K 50K। चलो बैलेंस शीट बना लो सर। न्यू बैलेंस शीट कैसे देखने में होगा? एसेट, लायबिलिटी, एसेट। कैपिटल क्या हो जाएगा? 1,50,000। वेरी गुड सर। बैंक लोन 1,25,000। क्यों? सो 50,000 बढ़ गया है। 75,000 था, अभी 50,000 से बढ़ गया है। वेरी गुड सर। तो 1,25,000। वेरी गुड। अदर लोन क्या हो जाएगा? 25,000। 25,000. 25,000। मशीनरी का क्या हालत होगा? 2 लाख। वाह। और कैश का क्या सिचुएशन होगा आपके पास? 1 लाख। 1 लाख। बोथ साइड टैली करोगे तो क्या हालत होगा? 3 लाख। तो आपने सारा का सारा ट्रांजैक्शंस कर लिए है ना,
सारा का सारा ट्रांजैक्शंस कर लिए ना, जितना सारा आपके सामने सिचुएशन था, हर सिचुएशंस का ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये बैलेंस शीट था, उसके बाद आपने ए बी सी डी इतना सारा अलग अलग लेवल में ट्रांजैक्शंस आपके सामने हुआ, और जितना जैसा जैसा ट्रांजैक्शन हुआ उसका इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में हर बार हर केस में किस तरह से चेंज हुआ ये भी आपने देखा। अब सिचुएशंस को समझते हुए आपको कुछ चीजें समझना होगा, ठीक है? तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। सो एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शंस का एंड इवेंट का दो एस्पेक्ट होता है। अब कैसे समझोगे ये? दिस गिव्स बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके कारण आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस रेडी होता है। जो लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस किए थे, अगर याद है तो अभी फिर से वही वाला चीज याद आ जाएगा। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, है ना सर? इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते सर? यस सर। हाँ, जस्ट घुमा के बोल रहे हैं। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट है, तो फिर इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, है ना? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब ये सारा का सारा इक्वेशंस आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा अलग अलग इक्वेशंस आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में बोला गया इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है? मतलब आप दोनों ही यूज कर सकते हो। पहले आप ये वाला चीज यूज करो, इक्विटी प्लस लायबिलिटी, जिसको ये पॉइंट में यूज किया गया। इक्विटी प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी आपका दो तरह का हो सकता है। हेलो, आपका लायबिलिटी दो तरह का हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक लॉन्ग टर्म और एक करेंट, मतलब शॉर्ट टर्म, है ना? तो इसीलिए लायबिलिटी का दो पार्ट आया यहाँ पर। एसेट आपका दो तरह का हो सकता है, एक फिक्स्ड और एक करेंट, है ना सर? फिक्स्ड एसेट्स लाइक कुछ एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स का? machinery, capital, मशीनरी no, so capital नहीं सॉरी, लैंड, equipment, land, बिल्डिंग, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, दीज आर दी योर फिक्स्ड एसेट्स। करेंट एसेट के एग्जांपल्स में क्या बताओगे सर? कैश, cash, कैश, bill हाँ, receivable, डेटर, बीआर, डेटर, वेरी गुड सर, stock, और स्टॉक, स्टॉक, वेरी गुड, ठीक है? मतलब बेसिकली जिस तरह का जो एसेट्स आप विद इन वन ईयर आप कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, विद इन वन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जिसको कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको करंट एसेट कहते हैं। और फिक्स एसेट्स को कैश में ट्रांसफर करने में मोर देन 1 ईयर टाइम लगता है सर, मोर देन ईयर टाइम लग सकता है, तो उसको फिक्स एसेट कहते हैं। इन सिंपल यही इसका मतलब होता है। तो फिर अल्टीमेटली ये पहला इक्वेशंस को थोड़ा सा डिटेल में जब बोला गया, इस इक्वेशंस को जब थोड़ा सा डिटेल में बोला गया, तब वो वाला ये वाला कॉन्सेप्ट बना है सर, है ना? क्या सर भूलने लायक है या याद रह जाएगा या भूल जाओगे? इक्विटी याद प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट जो है, इसको भूलने वाला कोई चीज ही नहीं है। हेलो राजू, समझ, रौनक, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी दो तरह का, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, एसेट दो तरह का, फिक्स एसेट्स करंट एसेट। तो ऑलवेज आप जब भी अकाउंट्स में और एडवांस लेवल में पहुंचोगे ना, हमेशा ये सब चीज़ का ख्याल रखना होगा। चाहे आप कंपनी अकाउंट्स करो, चाहे आप पार्टनरशिप अकाउंट्स करो, चाहे आपने एनपीओ करो, यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट दिस थिंग्स। इक्विटी का दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं सर, लायबिलिटी लॉन्ग टर्म, अच्छा इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट बोला था ना, अब क्या बता रहा है कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है? लायबिलिटीज का सिर्फ लॉन्ग टर्म पार्ट लिया, और फिक्स एसेट से फिक्स एसेट जो था, एसेट का फिक्स पार्ट लिया और उसको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो भी आपका करंट एसेट से अगर आप करंट लायबिलिटी हटा दो, तो जो सिचुएशंस आपका आता है, तो वो भी आपका इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब आ जाता है। और अगर आप यहाँ से इक्विटी को अलग करोगे फिर से, तो आपका फिक्स एसेट्स आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली ये जो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी है ना सर, इसका एक्चुअल मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। सर जब अब लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, आगे आगे इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे,
जो लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उनको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये सीए में ग्रुप 2 में, सीएमए में ग्रुप 2 में एंड सीएस में भी ग्रुप 2 में पढ़ाया जाता है सर, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक टॉपिक कराया जाएगा, एक चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है फाइनेंस का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसमें मतलब ये होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, सो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एक्चुअली आप लोग जानते हो कि जब भी अकाउंट्स है और मतलब जब भी ऑनर्स वगैरह पढ़ा जाता है बीकॉम लेवल में, उसमें बोलते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑनर्स। तो एक्चुअली एक पार्ट होता है अकाउंटेंसी और उसका एनालिटिकल पार्ट होता है फाइनेंस, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंस का पार्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो मतलब जो अकाउंट्स से निकला हुआ एक एनालिटिकल एरिया, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी के पास कुछ पैसा जरूरी होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी के पास जितना टोटल करंट एसेट होगा उसमें से कंपनी अगर अपना करंट लायबिलिटी को हटा दे तो कंपनी के पास जो पड़ा रहता है वो होता है करंट वर्किंग कैपिटल। तो फिलहाल आप इक्विटी का मतलब इतना समझ लो सर, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसका मतलब भी इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब क्या सर? ट्रू ओनर। इक्विटी मतलब ट्रू ओनर ऑफ द बिजनेस, जो कंपनी का ट्रू ओनरशिप लेगा, ठीक है, जो कंपनी का ट्रू मेंबरशिप लेगा, ठीक है, वही हो जाएगा कंपनी का ट्रू कॉन्सेप्ट, दैट इज द इक्विटी। ओके, जो पूरा का पूरा इक्वल लेवल में कंपनी का एसेट्स, प्रॉफिट, लॉस सारा का सारा जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी। तो आई होप आपको समझ तो आ रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, चलो थोड़ा करोगे? चलो करो ना थोड़ा। आपको क्या करना है, ये इलस्ट्रेशन देख रहे हो सर? इलस्ट्रेशन देख रहे हो? क्या बोल रहे हैं सर? डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर दिया मार्च 31 2019 का डेटा दिया एंड मार्च 31 2020 का डेटा दिया। यहाँ पर बोला है सर कैपिटल, इसका बोला, इसका नहीं। 12% बैंक लोन दोनों का बोला, ट्रेड पे